गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने देखा था भूवैज्ञानिक समय सारणी। भूवैज्ञानिक समय सारणी जो आप जानते हैं कि इसके दो महाकल्प हैं। दो महाकल्प से आशय, एक तो उसे कहते हैं हम प्री कैम्बियन सुपर इयोन, दूसरा कहते हैं फेनोजोइक सुपर इयोन। प्री कैम्बियन जो है वो, जैसा कि हमें विदित है कि पूरे पृथ्वी के इतिहास का 88% है। इस 88% के अंदर में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। पृथ्वी तप्त पिंड थी और तप्त पिंड होकर एक धीरे धीरे ठोस होने की दिशा में परिवर्तित हो रही थी। इस कारण से कोई जीव जंतुओं की और इस तरह की उत्पत्ति उस समय में नहीं हो पाई। तो इस प्री कैम्बियन युग को, महाकल्प को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसे हेडियन कहते हैं, दूसरा आर्किनियन कहते हैं, प्रोटेरोजोइक कहते हैं। तो ये तीनों जो समय है पूरी पृथ्वी के इतिहास का 88%। रिमेनिंग जो दूसरा महाकल्प है, जिसे फेनोजोइक कहते हैं, यानी कि जीवों को उत्पत्ति काल कहते हैं, इसके 3 मुख्य भाग हैं, जिसे हम पैलियोजोइक, मेसोजोइक और कैनियोजोइक कहते हैं। तो इसके अंतर्गत में हमने अभी तक फेनोजोइक के अंतर्गत में हमने पैलियोजोइक को हम इसमें देख चुके हैं, यानी कि पुरातन कालीन को देख चुके हैं। उसका अंतिम समय पर्मियन काल था, जो 28 करोड़ वर्ष से लेकर 24 करोड़ वर्ष तक का समय रहा। इसके बाद का जो नेक्स्ट जो बड़ा समय आता है फेनोजोइक का, वो मेसोजोइक काल आता है, यानी मध्यवर्ती काल। यह काल फेनोजोइक का जो पुरातन काल है उसकी समाप्ति के पश्चात आरंभ होता है। सेनोजोइक जो है, जो हम जिसे कहते हैं कि सेनोजोइक का जो मुख्य भाग है वो इसमें, एक सेकंड, अभी जो हम देख रहे हैं मेसोजोइक इरा को देख रहे हैं, जो फेनोजोइक के का द्वितीय बड़ा भाग है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो मेसोजोइक काल है वो फेनोजोइक के पैलियोजोइक के समाप्ति के पश्चात आरंभ होता है, और जो सेनोजोइक है उसके अंत का समय, उसके आरंभ के समय का ये मेसोजोइक यानी मध्यवर्ती काल है, पैलियोजोइक और सेनोजोइक के मध्य का। इसका जो समय है, जैसे कि हमारे को दिखाई देता है कि 22.5 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष तक का समय रहा। इस युग को, संपूर्ण युग को एज ऑफ रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृपों का युग भी कहते हैं। इस समय पृथ्वी के ऊपर स्थल भाग तथा समुद्री भागों का निर्माण हो गया था। इसी के अंतर्गत में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्या है कि पैलियोजोइक और आपका सेनोजोइक दोनों के बीच की एक कड़ी है। इसके कारण से इसको हम गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत में सबसे महत्वपूर्ण बात है डायनासोरों की उत्पत्ति और उनका चरमोत्कर्ष के रूप में पाया जाना। तो इसी युग को हम एज ऑफ कॉर्निफेरस यानी कि कोणधारी विशालकाय वनों की उत्पत्ति का भी समय कहते हैं। इसको हमने 3 मुख्य युगों में बांट रखा है। पहला है इसका ट्रियासिक, फिर जुरासिक और फिर क्रिटेशियस। तो जो ट्रियासिक है वो जो पर्मियन एंड ट्रियासिक एक्सटिंक्शन का जो इवेंट है, मेजर मास एक्सटिंक्शन है, वो उसके साथ में आपका स्टार्ट होता है। तो इस ट्रियासिक पीरियड का जो समय लगभग 2 करोड़ वर्ष का समय रहा। बेसिकली इस युग को हम एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं। इसके अंतर्गत में स्थल तथा आकाश में उड़ने वाले पेप्टोरिक्स नामक जंतु का विकास होता है, जो ज़मीन पे भी चल सकता था और आकाश में भी उड़ सकता था। इसी समय समुद्र में लॉबस्टर समुद्री जीव की उत्पत्ति हुई, जो बहुत तेज गति से तैरते थे। इसके बाद में इसी समय के अंतर्गत में गोंडवाना लैंड, जो हमारा पेंजिया का प्रमुख भाग था, उसका विभाजन आरंभ हो जाता है और वो विभाजन जुरासिक तक चलता है। जुरासिक से पहले इसके जो गोंडवाना लैंड के और लॉरेंसा के मध्य में
33 महासागर स्थित था। इस 33 महासागर, जैसा कि विदित है, इस 33 महासागरों पर विभिन्न प्लेटों के विवर्तन के कारण से जो गोंडवाना और लैंड की जो प्लेट थी, उस प्लेट में विशेषतः भारतीय प्लेट के 33 महासागरीय प्लेट या भूसन्नति प्लेट से टकराने के कारण से विशालकाय हिमालय की उत्पत्ति कालांतर में होती है। तो जो हमने अब तक ट्रियासिक युग को देखा, उसके बाद में इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो युग आता है वो आता है जुरेसिक युग कहलाता है। इसे हम डायनासोर की एज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत में पुष्प पादक यानी कि वैसी वनस्पति का उत्पत्ति हुई जिसमें पुष्प लगना आरंभ हो गए थे। कंगारू जो स्तनियों की प्रजाति है, स्तनधारी जो प्रजाति थी, वो भी हमारी धरती के ऊपर उत्पन्न हो गए। और आपको जैसे कि पता है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित रह गए, क्योंकि गोंडवाना लैंड का विभाजन होकर जो ऑस्ट्रेलिया है वो शेष अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, अंटार्कटिका से अलग रह गया। इसके कारण से जो कंगारू जीव जंतु है केवल पृथ्वी के ऑस्ट्रेलियाई भागों तक सीमित रह गए। तो इस बात की भी पुष्टि होती है कि इस भाग में ये आपका कहना चाहिए कि विखंडन हुआ। इसके बाद में उड़ने वाले जो सरीसृप से प्रथम पक्षी आर्कियोप्लेरिक्स का भी निर्माण इसी समय में होता है। इस प्रकार इस जुरेसिक समय तक में जो जमीन में चलने वाले, जल में तैरने वाले तथा आकाश में उड़ने वाले तीनों की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसके बाद में जो अगला जो समय आता है वो क्रिटेशियस युग कहलाता है। क्रिटेशियस लोग जो लगभग 14.6 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष तक रहा। यूनानी भाषा में यूनानी भाषा के क्रीटा से ये इस क्रिटेशियस की उत्पत्ति हुई है। क्रीटा का मतलब होता है खड़िया यानी कि चाक, यानी कि खड़िया पत्थर की चट्टानों का युग, यानी कि इसे चाक एज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत में माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी है बहुत तेज़ी से एक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि प्लेटें निरंतर उनका विकास हो रहा था, यानी वो परस्पर टकरा रही थी। इसी कारण से उत्तरी अमेरिका में तथा दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में विशाल वलित पर्वत, मोरदार पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ जो रॉकीज एंडीज और यूरोप के पर्वत कहलाए। इसी समय पनामा जो रिज है यानी पनामा कटक है उसका भी निर्माण होता है। इसी समय में भारत के अंदर में डेक्कन जो लावा है, क्योंकि गोंडवाना लैंड के जो फिशर से जो डेक्कन ट्रैप था उससे लावा का निर्माण होता रहा, यानी कि लावा का उद्गार, दरारी उद्गार होता रहा। उस दरारी उद्गार के कारण से बड़ी मात्रा में हमारे पृथ्वी के, हमारे भारत के उपमहाद्वीप के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग के ऊपर लावा की मोटी परत का जमा हुआ, जिससे ब्लैक सॉइल यानी कॉटन सॉइल के रूप में निर्माण होता है। ये जो एज है इसको मास एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर्स भी कहते हैं, यानी कि इस समय में या तो विशालकाय की थी, अभी तक इसमें वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु जैसा कि कुछ प्रमाणों के आधार पर मिलता है कि हमारा पृथ्वी पर विशेष किसी विशाल उल्कापिंड से इसकी टक्कर हुई। टक्कर होने के कारण से हमारे यहाँ पर धूल का भंडार छा गया और उसके कारण सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं हो पाई, और उसके कारण से ऑक्सीजन खत्म होने से और प्रकाश खत्म होने से डायनासोर की मृत्यु हो गई। इसी समय में नदियों में, क्योंकि नदियों का निर्माण हो चुका था, तो उसके कारण से विभिन्न प्रकार के डेल्टाओं का भी निर्माण आरंभ हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो डेक्कन ट्रैप है वो पूरी पृथ्वी पर लार्जेस्ट वोल्केनिक फीचर है। इसमें लार्ज इग्निशियस प्रोविंस कहलाता है ये नहीं कि ये आग्नेय चट्टानों का बहुत बड़ा साम्राज्य कहलाता है। इसके अंतर्गत में मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सॉलिडिफाइड फ्लड बेसाल्ट विच इज़ 2000 मीटर थिक, यानी 600 फीट मोटी आपकी परत का निर्माण होता है, जो मल्टीपल लेयर है, क्योंकि अलग अलग समय में दरारी उद्गार उत्पन्न वो जम गई, ठोस हो गई, उसके बाद पुनः फिर हुआ। इस तरह से लगभग 2000 मीटर मोटी हमारी इस डेक्कन प्लेट का या डेक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ट्रैप जो है उसका मतलब ही होता है स्टेप लाइक हिल्स, यानी कि सीढ़ियों के नुमा प्रकार का जो पठार है या पर्वत है वो इसे कहते हैं। अब कालांतर में ये निरंतर अपर्दन होने के कारण से घिस पिट कर ये काफ़ी नीचे रह गया है और ये पाया जाता है। इसके अंतर्गत में एक और प्रमुख बात हुई कि जो रिलीज ऑफ वॉल्केनिक गैसेस थी, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकली इस फॉर्मेशन, ट्रैप के फॉर्मेशन के दौरान में,
उसने क्या किया कि हमारी पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी बनी, क्योंकि इस सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो गया, और इसके कम होने के कारण से हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज हुआ, और जो इस पीरियड को इसी वजह से क्रेटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम K-PG इवेंट भी कहते हैं। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए KT इवेंट, यानी क्रिटेशियस टर्शियरी इवेंट भी कहते हैं। तो ये जो है बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे जो मास लेवल पे जीव जंतु वनस्पति का जो नष्ट होना था, वो इसके मुख्यतः कारण गैस के कारण थे, और कुछ विद्वान इसके अंतर्गत उल्कापिंड से हमारी पृथ्वी से टक्कर होने के कारण से मानते हैं। ये दोनों के बारे में अभी पूरी तरह से स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु मोटे तौर पर यही है। आज का व्याख्यान मेरा यहीं समाप्त होता है।